हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज केमिस्ट्री का वन शॉट पार्ट 3 है और इसमें हम कौन सी चैप्टर डिस्कस करेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर वो देख लीजिए। और अगर आपको केमिस्ट्री में सिर्फ पासिंग मार्क्स कवर करने हैं तो आप खाली ये 3 वीडियोस देखकर जाइए, आपको पास मोर देन इनफ पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि इन 3 शॉट्स में से आपके 55 प्लस मार्क्स कवर होते हैं। और अभी तक जितनी भी प्रिपरेशन आपने की है, बस ये उसका रिवीजन करेगा आपको। और जिसने अभी तक प्रिपेयर उतना नहीं किया है वो इन वन शॉट्स को देख लीजिएगा। और अभी तक आपको फिर भी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, इसको देखकर बार बार प्रैक्टिस करके रफ पे आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट 3 है, आप तभी ये देख लेना जब आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कितने मार्क्स कवर हो जाएंगे, जितना भी ये वीडियो हो जाएगा इसमें कितने मार्क्स कवर हो जाएंगे, और इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप उसमें कनेक्टेड रह सकते हो। और वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स या कुछ भी होता है, कुछ भी वीडियोस होते हैं, वो मैं वहां पे आपको शेयर करता हूँ। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे देता हूँ आपको। तो पहले अगर हम यहाँ की तरफ चलेंगे कि इसमें हम कितने मार्क्स कवर करेंगे। पहले जो आपका आता है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन के आपके 4 मार्क्स है। और आपका इसके बाद आता है केमिकल, आपका इक्विलिब्रियम आता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम के 11 मार्क्स नहीं है, यहाँ पे टोटल मार्क्स 11 बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके 11 के में इक्विलिब्रियम के खाली 7 मार्क्स है। यहाँ पे मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम के कितने मार्क्स है, 7 मार्क्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपके इस वीडियो से, अगर आप खाली ये वीडियो प्रिपेयर करोगे, आपके इस वीडियो से 11 मार्क्स हो जाते हैं। और अगर आप वो वन शॉट वीडियो भी देखोगे तो उनसे भी आपके बहुत सारे मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो पहले मैं हमेशा आपको बता देता हूँ कि ये स्लाइड आप खुद पढ़ लीजिए, कि जो भी पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। ज्यादा टाइम मैं आपका यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि आपका बहुत ही टाइम कम बचा हुआ है। तो इस वीडियो को क्या करना है, आपको इस वीडियो को आपको ऐसे ही देख लेना है। इससे आपका ये जो 2 चैप्टर्स है, विदाउट एनी चैप्टर इंटरलिंकिंग, मतलब इस चैप्टर को किसी के साथ इंटरलिंकिंग नहीं है, ये 2 चैप्टर्स इंडिपेंडेंट है, आप इनको इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर कर सकते हो। यानी आप ये वीडियो अच्छे से देख सकते हो। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, अभी आपका एक दिन बचा हुआ है। आपका वन शॉट यानी फुल केमिस्ट्री जो आपकी है, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल केमिस्ट्री हो, इन सब का अभी तक हमने इनको 3 पार्ट्स में कवर किया है। लेकिन थोड़े टाइम बाद, 2 या 3 घंटे के बाद, यानी अगर ये 5 5:30 पे अपलोड है, तो आपका 8:30 बजे तक, आपका ये 8 8:30 तक आपका वन शॉट पूरा, जो पूरी केमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। यानी पूरी केमिस्ट्री आपकी 11th की आपने जितना भी पढ़ा होगा, उस वीडियो से आपको पूरा जो है रिवाइज हो जाएगा, वहां से आपको रिवीजन होगा। आपको खाली वो एक वीडियो देख लेना है, तो फिर आपको उसके बाद एग्जाम देने जाना है। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम किसको हम कहते हैं, कब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है, मतलब किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा होगा लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल, ये भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, यानी कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम को। ऐसे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, यानी टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ऐसे ऐसे हम फैक्टर्स जो है हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन में हम अपना जो क्लियर करेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन। हम अपना रिडॉक्स यानी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स का मतलब होता है, मतलब री का मतलब है रिडक्शन, और ओ एक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। यानी वो रिएक्शन जो जिनमें बहुत प्रोसेस होते हैं, रिडॉक्स रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद हम करेंगे डिस्कस बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। और ये वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, हम कैसे निकालते हैं। ये वीडियो आप, ये वाला टॉपिक आप करके जाओगे अच्छे से, और लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल आप अच्छे से करके जाओगे, और फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये 3 टॉपिक्स अगर आप मतलब जल्दी कवर करना चाहते हो तो ये 3 टॉपिक्स आप करके ही जाना। यानी लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल,
फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम और ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं ये आप करके जाओगे। तो पहले टॉपिक की अगर हम पहले टॉपिक की तरफ अगर हम चलेंगे, पहला टॉपिक हमारा जो यहाँ पर है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से, यानी यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, दैट वन इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड अदर इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहले अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे कि अगर कोई रिएक्शन both the direction proceed in both directions as well as forward as well as backward, यानी ऐसी रिएक्शन, यानी अगर हम यहाँ पे एक रिएक्शन देखेंगे जो ए से बी जा रही है, यानी ए रिएक्टेंट और बी प्रोडक्ट बन रहा है, फिर वो रिवर्स भी होता है, यानी फॉरवर्ड, ये तो ए से बी तो हो गया फॉरवर्ड, और बी से ए अगर वो रिएक्शन वापस आती है, यानी बोथ प्रोसेस होते हैं उसमें, यानी फॉरवर्ड भी होता है बैकवर्ड भी होता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसमें हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं दैट इट इज नोन एज बाई डायरेक्शनल केमिकल रिएक्शन, यानी दोनों डायरेक्शन, एक तो हो गया ए से बी और फिर से बी से ए, और इसको हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल रिएक्शंस। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल नॉट बी जीरो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, यानी जब रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते होंगे, प्रोडक्ट में, इसका मतलब ये है कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होगी वो कभी जीरो नहीं हो जाएगी किसी भी टाइम पे। और इसका एक और पॉइंट है दैट इज टेक इनफाइनाइट टाइम टू गेट कंप्लीटेड, यानी जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है उनको इनफाइनाइट टाइम लगता है कंप्लीट होने में। इसके बाद रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल रिएक्शंस, खाली उन रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम डिफाइन होता है, यानी उन रिएक्शंस के लिए हम इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं जो कौन सी रिएक्शंस होती है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, यानी इक्विलिब्रियम उन्हीं रिएक्शंस के लिए डिफाइन होता है जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होता है, यानी एक रिएक्शन ए से बी जाती है लेकिन वो वापस नहीं आती है, जो खाली इन द किस डायरेक्शन में होगी, जो खाली फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये यूनिडायरेक्शनल होती है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी जीरो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी जब रिएक्शन कंप्लीट होगी उस टाइम क्या होगा, उस टाइम ये होगा कि सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ होगा, सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। तो इसमें जो है सारा जो कंसंट्रेशन होगी वो किसमें, जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी वो जीरो बन जाए, क्योंकि सारा जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो किस में कन्वर्ट होगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। टेक फाइनाइट टाइम टू गेट कंप्लीट, इसमें क्या होगा, इसमें ये मतलब कुछ ही टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, यानी कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, या कुछ मिली सेकंड्स में भी हम कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम इज नॉट डिफाइंड, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी इक्विलिब्रियम डिफाइन किन के लिए सिर्फ होता है, दैट इज वो सिर्फ होता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम चले दैट इज व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम हम किसको कहते हैं। इक्विलिब्रियम हम अगर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या कंडीशन होगी, देखो अगर कोई रिएक्शन हो रही है दैट इज ए से बी फिर बी से ए, क्योंकि हमने अभी बोला कि खाली कौन सी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम डिफाइन होता है, दैट इज रिवर्सिबल, तो ये यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन फिर बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसा एक पॉइंट, ऐसा एक टाइम जहां पर उस रिएक्शन में प्रॉपर्टीज टेम्परेचर के साथ साथ चेंज नहीं होंगी। यहां पे आप देख लीजिए इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन डू नॉट शो एनी चेंज विद टाइम, यानी ऐसा एक स्टेज आ जाएगा इस रिएक्शन में जिस टाइम प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन कोई भी चेंज नहीं दिखाएगा टाइम के साथ साथ। और इस इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन द रेट ऑफ टू रिएक्शंस, व्हेन द रेट ऑफ टू अपोजिट प्रोसेसेस बिकम्स इक्वल, यानी इक्विलिब्रियम कब हम अटेन करते हैं, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी इक्विलिब्रियम कब होगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी दो डिफिनेशन यहाँ पे है। इक्विलिब्रियम तभी हम एक रिएक्शन में बोल सकते हैं जब उस रिएक्शन में प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन टाइम के साथ कोई चेंज नहीं शो करेंगे, और साथ साथ इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां पर अगर हम देखेंगे H2S, अगर उसमें कोई फिजिकल चेंज हुई, अगर उसमें कोई फिजिकल चेंज हुई, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे H2S सॉलिड और H2S लिक्विड, इसमें कौन सी चेंज होती है, फिजिकल चेंज होती है, तो इसको हम बोलते हैं हम फिजिकल इक्विलिब्रियम। और अगर हम कोई ऐसी रिएक्शन लेंगे जिसमें केमिकल चेंज हो रही होगी, उसको हम बोलते हैं केमिकल
इक्विलिब्रियम। यहाँ पे दोनों डिफाइन हो गए आपके, फिजिकल इक्विलिब्रियम भी, केमिकल इक्विलिब्रियम भी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हमें बोलता है, अगर एक रिएक्शन है ए से बी, ए प्लस बी, और वो प्रोडक्ट बना रही है, तो उस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, ये हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ मास एक्शन यानी लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, एंड उनका पावर साथ साथ लेना है, जो कि इसके होंगे स्टियोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसके यहाँ पे आप देख लीजिए, ए का स्टियोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, बी का भी 1 है, तो यहाँ पे आ गया कंसंट्रेशन रेज पावर 1 और कंसंट्रेशन रेज पावर 1। बी की कंसंट्रेशन 1, क्योंकि बी का जो स्टियोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है दैट इज 1। इसके बाद जो रेट है, अगर हम यहाँ पे ये कॉन्स्ट, ये मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, तो यहाँ पे एक कॉन्स्ट आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट। तो हमारी जो रेट बन जाएगी, रेट हमारे पास बन जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगी के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और जो यहाँ पर के है, के इज योर रेट कॉन्स्टेंट। इसके बाद अगर हम एक रिएक्शन यहाँ पे हम आपको ऐसे समझाएंगे, अगर हम यहाँ पे रिएक्शन देंगे, जो कैपिटल लेटर्स है उनको हम लेंगे रिएक्टेंट्स, और जो स्मॉल लेटर्स है उनको हम लेंगे इनकी जो होगी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, एंड मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी विद द रेज्ड पावर स्टियोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल ए अगर रिएक्टेंट है तो उसका स्टियोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए है, कैपिटल बी अगर दूसरा रिएक्टेंट है उसका स्टियोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी है, तो आपकी रेट बन जाएगी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of A raised power stoichiometric coefficient of A multiplied by concentration of B raised power to the स्टियोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। इसके बाद हमारी रेट बन जाएगी, रेट इज इक्वल, अगर हम कांस्टेंट यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, वो आ जाएगी के, और इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इसके बाद अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिएक्शन, ये रिएक्शन है जो फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और बैकवर्ड, इन शॉर्ट ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो विद टाइम क्या होगा, जब रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते होंगे, प्रोडक्ट्स में, तो वहां पे टाइम डिक्रीज होगा, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होगी। देखो जो ही टाइम गुजरता जाएगा तो रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे अगर आप देखोगे जब कंसंट्रेशन किस में चेंज, जब रिएक्टेंट्स किस में चेंज होते हैं, प्रोडक्ट्स में, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होती है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती है टाइम के साथ, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जब रेट ऑफ दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जब यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा किया, चार्ट ग्राफ ड्रा किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से रेट है और यहाँ से यहाँ पे आपका टाइम है। देखो टाइम के साथ रेट चेंज हो रही है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम आता है तो टाइम के साथ वो फिर कोई चेंज नहीं दिखा रही है। तो यहाँ पे इन दोनों का इक्विलिब्रियम यहाँ पे दूसरे ग्राफ में, तो इसके बाद ये टाइम के साथ कोई भी चेंज नहीं दिखा रहे हैं। ये रिएक्शन भी वैसे ही है, यहाँ पे कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं, फिर टाइम देख सकते हैं। जब एक पॉइंट आता है यहाँ पे, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद यहाँ पे ये कोई भी चेंज नहीं दिखा रहे हैं टेम्परेचर के साथ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसके बाद, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद ये कोई भी चेंज नहीं दिखा रहे हैं टेम्परेचर के साथ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है दैट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये भी इससे का एक लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। यहाँ पे सेम टू सेम एक रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट है और इसका स्टियोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए है, बी रिएक्टेंट है, इसका स्टियोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी है, वैसे ही वो बना रहा है सी, और इसका स्टियोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट सी है, और डी भी यहाँ पे प्रोडक्ट है और इसका स्टियोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, आपका डी है। तो अगर हम यहाँ पे ये डिफाइन करेंगे कि इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा आपका, दैट इज स्टियोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होगी उनको मल्टीप्लाई करके
फिर उसको डिवाइड किसके साथ करना है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ, यानी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी प्रोडक्ट यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका product of concentration of products divided by the product of concentration of the reactants and with the rigid power of its stoichiometric coefficients। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि के इक्विलिब्रियम दो का होता है, मतलब दो में हम डिफाइन करते हैं, दैट इज के सी एंड के पी। के सी हम कंसंट्रेशन के लिए डिफाइन करते हैं और के पी हम पार्शियल प्रेशर के लिए डिफाइन करते हैं। वैसे आपकी सिलेबस में के पी नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये आपका के सी जब आपकी कंसंट्रेशन होगी। इसके बाद केपी अगर आपको डिफाइन करना होगा, केपी की फॉर्मूला है यहाँ पर, केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेजर पावर डेल्टा एन। तो यहाँ पे आपका केपी क्या बन जाता है, के सी इंटू आर टी रेजर पावर डेल्टा एन। यहाँ पे आपका जो आर है वो आपका गैस कांस्टेंट है और जो टी है वो टेम्परेचर है, और डेल्टा एन अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल साथ लेंगे, यहाँ पे PCl5 यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है, मतलब टूट रही है रिएक्शन, यहाँ पे इसमें ये टूट रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट इसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स है, कितने नंबर ऑफ मोल्स है, वो अगर हम यहाँ पे आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं, इस न्यूमेरिकल को आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने दोनों यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, यहाँ पे केसी भी कैलकुलेट किया हुआ है और यहाँ पे आपका केपी भी कैलकुलेट किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। यहाँ पे पहला आपका जो आता है दैट इज लीचट-लियर्स प्रिंसिपल। ये लीचट-लियर्स प्रिंसिपल क्या होता है, लीचट-लियर्स प्रिंसिपल का मतलब है अगर कोई रिएक्शन हो रही है, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम की कोई रिएक्शन हो रही है, यानी इक्विलिब्रियम कोई रिएक्शन हो रही है, अगर हम उस रिएक्शन के साथ कोई भी छेड़खानी करेंगे तो रिएक्शन छेड़खानी का विरोध करेगा, यानी वो उसका अपोजिट करेगा। हम एक रिएक्शन के साथ जो भी चेंज करेंगे, हम एक रिएक्शन के साथ जो भी चेंज करेंगे तो रिएक्शन उसका अपोज करेगी। मतलब अगर हम यहाँ पे बोलेंगे आपको सिंपल भाषा में कि अगर हम रिएक्शन के साथ कोई भी छेड़छानी करेंगे तो रिएक्शन उस छेड़छानी का विरोध करेगी, यानी जो भी हम उसके साथ करेंगे, जो भी हम छेड़छानी उस रिएक्शन के साथ करेंगे तो वहां पे रिएक्शन क्या करेगा, वो उसका अपोज करेगा। तो उसका मतलब क्या है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। जब वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो फिर से वहां पे आना चाहेगी। उस टाइम क्या वो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, क्या वो रिएक्शन बैकवर्ड होगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक रिएक्शन, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी फिर मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, लीचट-लियर्स का मतलब क्या है, लीचट-लियर्स प्रिंसिपल मतलब अगर हम कोई भी चेंज करेंगे किसके साथ, इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और हम उसके साथ कोई चेंज करेंगे तो वो रिएक्शन वापस अपोज करेगी उस चेंज को, जो भी हम चेंज वहां पे करेंगे तो वो अपोज करेगा। A change in any factor that determine the equilibrium conditions of a system will cause system to change in such a manner so as to reduce the counteract and effect of change। तो वो क्यों करेगी, क्योंकि वो डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं रहना है, मतलब वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। इसलिए जब हम एक रिएक्शन को डिस्टर्ब करेंगे, एक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम ये होगा कि जब भी हम उसमें चेंज करेंगे तो वो वापस उसमें चेंज करेंगे ताकि इक्विलिब्रियम ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और जब वो डिस्टर्ब उसमें होगी, डिस्टर्बेंस होगी, तो हम उस टाइम कह सकते हैं कि क्या वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, उस वही हमें देखना है। तो यहाँ पे अगर हम पहला इफेक्ट देंगे कि अगर हम किस में चेंज करेंगे, अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो उस टाइम रिएक्शन में क्या होगा। मैंने अभी बोला कि लीचट-लियर का मतलब है कि पहले हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है कि ये एक ऐसा टाइम होता है जहां पे प्रॉपर्टीज टाइम के साथ कोई भी चेंज नहीं दिखा रही हो। लेकिन जब हम यही से इसमें चेंज लाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। फिर रिएक्शन क्या करता है, रिएक्शन उस इक्विलिब्रियम को वापस अपने स्टेबल पोजीशन में लाना चाहता है। फिर जब वो स्टेबल पोजीशन में लाएगा, तो जब वो स्टेबल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा तो उस टाइम क्या वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, वो हमें देखना है। पहला इफेक्ट अगर हम देखेंगे, अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे अगर एक रिएक्शन हम लेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी है, क्योंकि
ये इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हम इसमें ये देखेंगे कि कोफिशिएंट, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये भी कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अगर डिक्रीज होगा, अगर अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ डी डिक्रीजेस, तो यहाँ पे क्या होगा, कोएफिशिएंट भी डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो कि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। यानी अगर सी बढ़ेगा तो क्यू भी बढ़ेगा, अगर डी बढ़ेगा तो अगर डी डाउन होगा तो क्यू भी डाउन होगा। तो इस टाइम बैकवर्ड रिएक्शन होगी, इस टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। अगर ए बढ़ेगा तो यहाँ पे डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इस टाइम रिएक्शन क्या होगी, इस टाइम रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, इस टाइम रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये आपको इफेक्ट याद रखना है कि कंसंट्रेशन के साथ क्या इफेक्ट दिखा रहा है, ये रिएक्शन क्या इफेक्ट दिखाएगी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, अगर हमें पता है कि अगर हमें पता होता है कि कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो होगा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी साथ साथ ली हुई है। अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्यों क्यों होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी तो इसका मतलब क्यू इज इनवर्स, सॉरी यहाँ पे अगर मैं बता दूं, अगर डेल्टा एन इज ग्रेटर देन जीरो तो क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। और अगर क्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, क्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी का मतलब है कि जब वी बढ़ेगा तो क्यू डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में ऐसा ही होता है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर वी बढ़ेगा तो क्यू डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। अगर वी डिक्रीज होगा तो क्यू बढ़ेगा, तो इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। केस टू अगर हम लेंगे, अगर डेल्टा एन इज लेस देन जीरो, इसका मतलब होगा कि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसका मतलब है कि अगर वी बढ़ेगा तो क्यू भी बढ़ेगा, वी डाउन होगा तो क्यू भी डाउन होगा। अगर दोनों इंक्रीज हो जाएंगे तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अगर दोनों डिक्रीज हो जाएंगे तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, अगर हम प्रेशर में चेंज लाएंगे, अगर प्रेशर हम चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब कैसे आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन आएगी। केस नंबर फर्स्ट इसे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इफ डेल्टा एन इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने साथ साथ ली हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर डेल्टा एन इज ग्रेटर देन जीरो तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अगर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी तो दोनों, अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दोनों क्वांटिटी साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी एज वेल एज बढ़ जाती है। तो अगर पी बढ़ेगा तो क्यू भी बढ़ेगा, इस टाइम रिएक्शन क्या होगी, इस टाइम रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर पी डिक्रीज हो जाएगा, क्यू भी डिक्रीज हो जाएगा साथ साथ, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। साथ ही साथ केस नंबर 2 जो आपका यहाँ पर है, अगर डेल्टा एन इज लेस देन जीरो, क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, अगर दूसरा कम होगा तो जो मतलब दूसरी क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप में जो मैंने अभी बोला कि ऐसा ही होता है, इनवर्स रिलेशनशिप में एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी डिक्रीज हो जाती है, या अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी तो दूसरी खुद ब खुद बढ़ जाती है। अगर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्यू डिक्रीज होगा, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर पी डिक्रीज होगा तो क्यू इंक्रीज होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। केस 3 अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अगर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी यहाँ पे पी जीरो है तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम इसका केस 3 थोड़ा मतलब यहाँ पे कट हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर डेल्टा एन इज ग्रेटर देन जीरो इन केस ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर इज इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब वॉल्यूम में डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप होती है। अगर यहाँ पे लेस देन होता है तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होती है। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी। अगर वॉल्यूम में लेस देन जीरो होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी ये आपस में क्रॉस रिलेशनशिप दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे डेल्टा एन लेस देन जीरो, इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होगी। यहाँ पे डेल्टा एन इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एन इज लेस देन जीरो, दोनों में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। ये दोनों भी मैंने इजिएस्ट वे में आपको दिखाया है। देखो यहाँ पे वी इंक्रीज क्यू डिक्रीज, पी इंक्रीज क्यू डिक्रीज फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों है, वी डिक्रीज क्यू इंक्रीज बैकवर्ड डायरेक्शन, पी डिक्रीज क्यू इंक्रीज यानी बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे इसमें देख लीजिए आप, वी डिक्रीज
V इंक्रीज Q इंक्रीज, P इंक्रीज Q इंक्रीज, दोनों बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर V डिक्रीज होगा Q डिक्रीज होगा, P डिक्रीज होगा Q डिक्रीज होगा, तो दोनों कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस पीडीएफ इस वाले स्लाइड को आपको बहुत ध्यान से देखना है, इसको बहुत बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखेंगे दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, जो आपका आता है अब दूसरा चैप्टर जो आपका आता है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिडॉक्स अगर हम देखेंगे कि एक्सप्लेनेटरी टर्म है। RET का मतलब होता है रिडक्शन, OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यह है कि रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। अगर अब हम अलग अलग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, फिर जब दोनों एक ही प्रोसेस में हो जाएंगे, एक ही रिएक्शन में हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सबस्टेंस। अगर हम किसी रिएक्शन, अगर आप देखोगे कि किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा? उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका भी चाहे आप ऑक्सीजन का एडिशन करो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करो, दोनों में क्या होता है? दोनों की डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो 2Mg एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन अलग है, मैग्नीशियम अलग है। जब हम रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे H2S प्लस O2, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे H2S है, यहाँ पे क्या है आपका H2O है, यानी S से कौन रिमूव हुआ है? S से H रिमूव हुआ है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसका यहाँ पे टोटली इनवर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सबस्टेंस, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ पे एडिशन होगा, यानी ऑक्सीडेशन का अपोजिट कौन है? रिडक्शन। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो HgO, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे HgO है, यहाँ पे खाली H है, यानी H से कौन रिमूव हुआ है? ऑक्सीजन, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे एक और एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं FeCl3 प्लस HCl। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे H के साथ साथ Cl ऐड हुआ, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो Cl का एडिशन हुआ, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन का ऐड यहाँ पे हुआ है, HCl यहाँ पे हुआ है। आप ये भी देख सकते हो, या आप देख सकते हो कि क्लोरीन जो आपका है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हुआ है, क्योंकि FeCl3 है, यहाँ पे आपका खाली FeCl2 आता है, यानी एक Cl रिमूव हो गया है। इसको भी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में हम कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करते हैं? अगर किसी रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और किसी अगर रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं गेन। जब किसी रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, वहां पे होता है। इसी को जो ऑक्सीडेशन, उसको हम जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस का रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl। यहाँ पे आप देख सकते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पे आप, अगर मैं इलॉपरेटली आपको दिखाऊं कि Na का जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे Na में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ पे इसका Na पॉजिटिव हो रहा है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, क्लोरीन यहाँ पे आपका देखो Cl, यहाँ पे इसका हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जब नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। और एक ही प्रोसेस में देखो आप, NaCl टोटल बन रहा है NaCl, Na प्लस Cl, और यहाँ पे बना आपका NaCl। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि Na का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, Cl का यहाँ पे रिडक्शन हुआ, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे आपकी रिडॉक्स रिएक्शन की एक एग्जांपल है।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम चलेंगे, दैट इज जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज आपका आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है ऑक्सीडेशन नंबर। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स एलिमिनेटरी फॉर्म इज जीरो। यानी जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट होता है उसके एग्जिस्टेंस फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होता है। यानी अगर आप देखोगे कि एच हाइड्रोजन जो है वो किस में स्टेबल होता है, वो किस में एग्जिस्ट करता है, H2 में, O2 में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन N2 में एग्जिस्ट करता है, सोडियम Na में एग्जिस्ट करता है, मैग्नीशियम Mg में एग्जिस्ट करता है। तो इसकी एलिमिनेटरी फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हमेशा होता है, जीरो होता है। यानी एक एलिमेंट का हमेशा एलिमिनेटरी फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, इन ए सिंगल मोनो एटॉमिक आयन द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ आयन। अगर आप किसी मोनो एटॉमिक, यानी मोनो एटॉमिक कोई एक एटम है, मोनो एटॉमिक है, जो वो किस फॉर्म में होगा, वो आयोनिक फॉर्म में होगा, उस टाइप उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो उस आयन का चार्ज होगा। यानी अगर आप कोई मोनो एटॉमिक आयन लोगे तो उस टाइम जो उसका चार्ज होगा वही उसका क्या बन जाएगा, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि एनी पॉजिटिव यहाँ पर मोनो एटॉमिक आयन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक चार्ज है, तो यहाँ पे इसका जो बन जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा +1 Mg। अगर हम देखेंगे मोनो एटॉमिक आयन है, इसका चार्ज यहाँ पर +2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 बन जाएगा। यानी मोनो जो भी आयनिक फॉर्म में होगा और मोनो एटम होगा, तो उस टाइम जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उसके चार्ज के इक्वल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो Al3 पॉजिटिव, इसका जो चार्ज है दैट इज 3 पॉजिटिव, तो इसका बन जाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या बन जाएगा, 3 पॉजिटिव। उसके बाद ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर -2 इन इट्स कंपाउंड्स। जो ऑक्सीजन है इसके ऑक्सीजन का कंपाउंड्स में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वो -2 होता है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स है, कुछ ऐसी एक्सेप्शन है जिनको आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सीडेशन का कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे पेरोक्साइड का क्या मतलब होता है, दैट इज O2 2 माइनस, इस टाइम इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अगर हम सुपर ऑक्साइड्स की बात करेंगे, दैट इज O2 माइनस, इस टाइम इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। और अगर हम बात करेंगे OF2 की, तो इस टाइम इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जिनके केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होता है। वैसे ओब्वियसली मतलब कुछ मैक्सिमम रिएक्शंस में मैक्सिमम कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे आपका, दैट इज इन नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स। यानी कौन से हाइड्रोजन, मतलब कौन से मेटल्स, या यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि पहले मेटल्स की बात करेंगे, मेटल हाइड्राइड्स की। ऐसे मेटल जिनके साथ कौन सा जुड़ा हुआ हो, ऐसे हाइड्राइड जिनके साथ अ, ऐसे मेटल्स जिनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, ऐसे मेटल्स जिनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, उनका ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन -1 होता है। और ऐसे नॉन मेटल्स जिनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, ऐसे नॉन मेटल्स जिनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, उस टाइम उन केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 होता है। यानी नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एंड मेटेलिक हाइड्राइड्स में ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन इज -1। यानी मेटल हाइड्राइड्स के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। इन पॉलीएटॉमिक आयन, यानी पॉलीएटॉमिक आयन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑफ आयन। यानी अगर हम पॉलीएटॉमिक की बात करेंगे, कोई पॉलीएटम होगा, पॉलीएटम आयन होगा, यानी एक मतलब पॉलीएटॉमिक आयन होगा, यानी मतलब जिसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, उसको हम बोलते हैं पॉलीएटम। और वो आयन होगा, उसमें कुछ चार्ज होगा, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। तो पॉलीएटॉमिक आयन जो उसमें अलग अलग एटम्स होते हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम, सारे ऑक्सीडेशन नंबर का सम वो किसके बराबर होता है, जो नेट चार्ज ऑफ आयन होता है। यानी अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे PO4 3-, यानी यहाँ पे फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, यानी दो, ये पॉलीएटॉमिक है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ phosphorus plus oxidation number of oxygen is equal to the net charge of ion, that is -3। यहाँ पे अगर हम फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हम x लेंगे, और आपको ऑक्सीजन का पता ही होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है,
एक्सेप्शंस यहाँ पे मैंने अलग से लिए हुए, तो ऑक्सीजन का -2 होगा, तो इसका जो नीचे है सबस्क्रिप्ट दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज -8, और यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी, तो आपका जो है जब 8 इस साइड होगा तो यहाँ पे बन जाएगा -8, जब इस साइड होगा तो फॉस्फोरस का यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +5 बन जाएगी। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो आप, यानी कि जिस एलिमेंट का आपको पता होगा उसको ले लेना है, और जिसका आपको निकालना होगा उसको आप एक्स मान लीजिए। टोटल जो वहां पे होगा, जो उसका नेट चार्ज होगा, वहां पे आपको क्या करना है, वो इसी के इक्वल होगा, यानी टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल एटम्स, जो सारी उसमें एटम्स होंगे पॉली एटॉमिक आयन में, उनके अलग अलग जो हम एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो इक्वल टू द नेट चार्ज ऑफ आयन होगा। इसके बाद द एलिजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू 0, यानी जब हम एक कंपाउंड में सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम लेते हैं, एक एटम में या एक कंपाउंड में सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स का जब हम सम लेंगे, तो उस टाइम जो उस कंपाउंड में सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स जो होगा वो 0 होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2SO4 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल सम यहाँ पे क्या होगा, टोटल सम यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे अगर हमें किसकी सल्फर की निकालनी होगी, सल्फर का हम यहाँ पे x लेंगे। यहाँ पे एग्जांपल एक है कि कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एच यहाँ पे लेंगे, एच का हमेशा क्या होता है +1, तो सबस्क्रिप्ट क्या है 2, तो इससे मल्टीप्लाई होगा। फिर सल्फर का हम x लेंगे, फिर O का जो है सबस्क्रिप्ट 4 है, मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब 0 होगा, तो टोटल सम क्या होगा 0, तो इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे। फिर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा +6, यानी इस H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम चलेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे आप फिर से यहाँ पे एक और टॉपिक इसके साथ रिलेट हो रहा है, दैट इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है अगर किसी रिएक्शन में इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यानी अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आएगा, तो उस टाइम क्या होगा, वहां पे उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो गया, जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, अगर रिएक्टेंट साइड से लेकर प्रोडक्ट साइड तक आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन कर रही है। अगर उसमें रिएक्टेंट साइड से जाकर प्रोडक्ट साइड में जब आप उन ऑक्सीडेशन नंबर्स को कंपेयर करोगे, तो उस टाइम क्या होगा, अगर वो डिक्रीज हो जाएगा तो उस टाइम वो रिएक्शन रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, Zn + Cu गिव Zn2 + Cu। यहाँ पे अगर हम देखेंगे Zn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज 0, और यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट साइड की तरफ देखेंगे तो Zn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2। तो जब आप इसको देखोगे कि यहाँ से 0 से 2 हो रहा है, तो इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। 0 से 2 + 2 का मतलब इंक्रीज, तो यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे कॉपर देखेंगे, कॉपर का पहला यहाँ पर है रिएक्टेंट साइड +2, लेकिन यहाँ इस साइड है 0, तो यहाँ पे जो है +2 से 0 जब आएगा तो रिड्यूस हो जाएगा। 2 से 0 मतलब रिडक्शन होगा, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी जेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो यानी जब एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन क्या होगी, ये होगी रिडॉक्स रिएक्शन। जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। तो कैसे आप इनको देखोगे, 3 डेफिनेशंस मैंने आपको यहाँ पे दिखाई कि कैसे अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब होता है रिडक्शन। ये हो गई एक डेफिनेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है आपके यहाँ पर, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है आपकी यहाँ पर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज रिडक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इससे आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यानी उस एलिमेंट को आपका मैक्सिमम आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो पहले हम यहाँ पे एस ब्लॉक की बात करेंगे। एस ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो हम निकालते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। यहाँ पे सोडियम जो भी एस ब्लॉक में
कोई भी एलिमेंट हम लेंगे जो उसका ग्रुप नंबर होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि सोडियम का ग्रुप नंबर 1 होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। मैग्नीशियम का ग्रुप नंबर 2 है तो उसका ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। अगर हम पी ब्लॉक्स की बात करेंगे, पी ब्लॉक्स का मतलब है जो आपके पी ब्लॉक्स होते हैं उनमें अगर आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, जो भी उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर होगा माइनस से माइनस क्या करना होगा, 10। अगर हम यहाँ पे सल्फर की बात करेंगे, सल्फर का ग्रुप नंबर 16 है तो आपको क्या करना है, ग्रुप नंबर -10, सल्फर का ग्रुप नंबर 16 है, -10 करना है तो आपका इसका आ जाएगा +6, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +6 होगा। अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन का ग्रुप नंबर 17 होता है तो ग्रुप नंबर -10 दैट इज 17 -10 दैट इज 7, दैट इज +7 इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। अगर हम इसके बाद बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम चलेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। पहले अगर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अगर एक रिएक्शन है A प्लस बी गिवन C, यानी यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम अगर हम देखेंगे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यानी 0 से +2 ऑक्सीडेशन होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीजन का यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2 है, यानी 0 से -2 यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज रिडक्शन। यानी दो, यहाँ पे एक रिएक्शन ऐसी है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, साथ ही साथ इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यानी ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद सेकंड टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें ब्रेकिंग होती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे KClO3, KClO3 की अगर हम बात करेंगे तो ये किस में टूटता है, KCl प्लस O2 में। KCl की अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि KCl का इसका ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5, यहाँ पे KCl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -1, यानी +5 से -1 क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। -2O3 का है, यहाँ पर 0 है, -2 से 0 उसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि -2 -1 0 उसका मतलब है इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, साथ ही साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। इसका मतलब ये एक ऐसी रिएक्शन है जो रिडॉक्स रिएक्शन है, साथ ही साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये एक ऐसी रिएक्शन है जो क्या है, एक तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, साथ ही साथ रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि किसका टाइप है, रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, यानी इसमें किसी एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होगा, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, किसी एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होगा। एक यहाँ पे अगर हम लेंगे एग्जांपल, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि Cu यहाँ पे SO4 के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे Cu अलग है, तो इसका मतलब Cu यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ पे C तो मेटल है, इसको हम बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम इट इज आल्सो कॉल्ड एज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 है रिएक्टेंट साइड, लेकिन प्रोडक्ट साइड +2 है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर की बात करेंगे, कॉपर का CuSO4, कॉपर का यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन अगर हम देखेंगे दैट इज +2, यहाँ पर क्या है ऑक्सीडेशन नंबर 0 कॉपर का, यानी 2 से 0 यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहा है तो रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर दोनों एक ही में हो रहा है, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि किसका शिफ्ट हो रहा है, मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, यानी इसमें मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है और साथ ही साथ रिडॉक्स रिएक्शन भी है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2। यहाँ पे आप देखोगे कि H2O यानी O किसके साथ जुड़ा हुआ है, H के साथ। यहाँ पे आप देखोगे किसका रिमूवल होता है, किसका डिस्प्लेसमेंट होता है, H का डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। इसका भी अगर आप देखोगे कि N का, और यहाँ पे भी आप N का निकाल सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर, देखोगे कि इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है, डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, यहाँ पे इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, यहाँ पे आप ये भी करके जाना कि
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, इसको आप अच्छे से करके जाएगा। ऑक्सीडेशन किसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, यह भी आप यहाँ से करके जाना अच्छे से, क्योंकि आपको काफी मदद देगा वहां पे। इसके बाद अगर आप देखोगे कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें एक ही कंपाउंड का रिडक्शन भी हो रहा है, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अगर हम यहाँ पे कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर का यहाँ पे क्या जो है ऑक्सीडेशन नंबर 0 है रिएक्टेंट साइड, लेकिन जब कॉपर टू ट्वाइस कॉपर प्लस किस में टूटता है, Cu प्लस Cu2 प्लस, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले Cu में रिएक्टेंट साइड कॉपर का जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, फिर आप इसमें देखोगे तो पहले क्या हो रहा है, पहले ऑक्सीडेशन हो रहा है कहां से कहां तक, Cu से यहां तक। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर आप यहां से देखोगे कि -2 यहाँ से आपका +2 आ रहा है तो यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कॉपर से Cu से Cu2 प्लस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से Cu से आपका Cu प्लस से आपका Cu2 प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो जब इंक्रीज हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, जब डिक्रीज हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा, तो दोनों यहाँ पर होता है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन में रिडक्शन भी इसका मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो Br2, यहाँ पे एक और एग्जांपल है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की, पहले -1 है फिर 5 है। यहाँ पे आप देख सकते हो Br का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे पहले इसका -1 है, यानी 0 से -1 डिक्रीज होगा, 0 से +5 इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे पहले डिक्रीज हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इन अ सेम कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्स रिएक्शन। तो यानी एक ही एलिमेंट, और यहाँ से साथ आप देख सकते हैं कि एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसलिए मैंने इसको ज्यादा टाइम यहाँ पर दिया। इसके बाद बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इसके बहुत सारे मेथड्स है, जो मुझे यहाँ पे इजी लगा मैंने आपको यहाँ पे वही दिखाया है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि कैसे हम एक इसको रिडक्स मतलब कैसे हम इसको बैलेंस करते हैं एक रिडॉक्स रिएक्शन को। राइट नेट आयोनिक इक्वेशन, यानी बैलेंस करके आपको लिखना है किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 विद सोडियम सल्फेट Na2SO3 इन एन एसिडिक सॉल्यूशन टू गिव क्रोमियम थर्ड आयन एंड सल्फेट आयन। इसके कहने का मतलब यह है कि Cr2O7 प्लस SO3 गिव्स Cr प्लस SO4। ये यहाँ पर रिएक्शन आपको दी हुई है कि कैसे क्या आपको करना है, इसको आपको कैसे बैलेंस करना है। पहले आप ऑक्सीडेशन के रिएक्शन अलग लिखोगे, फिर रिडक्शन के रिएक्शन अलग लिखोगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो Cr2O7, यहाँ पे आप देखोगे कि Cr2O7 यहाँ पे मैंने अलग से लिया हुआ है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इससे क्या बन रहा है। जब मैंने इसको पहले आप किसको हाइड करोगे, 14H और हाइड H2O को आप पहले हाइड करो। आप किन को खाली यहाँ पे नजर रखो, एक तो आप यहाँ पे इसको नजर रखो Cr2O7 को नजर रखो, और आप Cr3 प्लस को नजर रखो। आप देखोगे कि यहाँ पे पहले आप इसको बैलेंस करोगे, यहाँ पे आपका Cr है, यहाँ पे आपका देखो इस रिएक्शन की पहले जो गिवन रिएक्शन है आप इसके ऊपर नजर रखो, यहाँ पे Cr है, यहाँ पे भी Cr है, लेकिन यहाँ पे Cr2 है, यहाँ पे Cr है। पहले आप इसको बैलेंस करोगे, यहाँ पे आपको आ जाएगा 2Cr। तो पहले आपने Cr को बैलेंस किया, फिर आप उसके बाद क्या लोगे, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है आपके पास, यहाँ पे ऑक्सीजन है आपके पास 7, लेकिन यहाँ पे आपको C के साइड कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन का नंबर आपको बराबर अगर करना होगा तो आप हमेशा किससे करते हो, आप हमेशा वाटर से करते हो इन एसिडिक सोल्यूशन, आप हमेशा किससे करते हो, वाटर से। तो यहाँ पे आप लोगे 7 टाइम्स वाटर। तो जब आप 7 टाइम्स वाटर लोगे तो यहाँ पे आपका 7 टाइम्स ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे भी आपका 7 टाइम्स ऑक्सीजन है। Cr2 मतलब Cr आपका 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी आपका 2 टाइम्स आ गया, लेकिन Cr2O7 तो बराबर हो गया, बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका कौन सा आ गया, हाइड्रोजन आपका आ गया। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन 7 है। तो 7 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे आपके टोटल कितने हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन, और यहाँ पे आप यही 14 हाइड्रोजन ऐड करोगे। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप
गिवन को बैलेंस करोगे, फिर आप देखोगे कि कौन सा, चाहे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा चाहे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो, फिर आप बोथ साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। और उसके बाद 6 टाइम्स, इसके बाद आप चार्ज को बैलेंस करोगे। अगर आप देखोगे कि रिएक्टेंट साइड कितना चार्ज है, यहाँ पे आप देखोगे कि 14 चार्ज यहाँ से है, -2 यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 12 चार्ज है, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 इसका है और सबस्क्रिप्ट कितना है, 2 है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड 6 है, रिएक्टेंट साइड कितना है, 12 है। तो 12 - 6 अगर आपको इसको बैलेंस करना होगा तो आप यहाँ पे -6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करोगे। फिर आप किसको लोगे, फिर आप इस वाले रिएक्शन को लोगे, SO2 माइनस SO4 2 माइनस, और इसको आप देखोगे। पहले आप यहाँ पे किस किस ऊपर नजर रखोगे, SO3 माइनस, यहाँ पे आप नजर रखोगे किसके ऊपर, SO4 2 माइनस, इसको आप यहाँ पे नजर रखोगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहले किसको आपको बैलेंस करना है, पहले मैंने बोला कि S को बैलेंस करोगे, यहाँ पे एक ऐसे, यहाँ पे एक ऐसे। फिर किसकी बारी आती है, फिर आपकी किसकी बारी आती है, ऑक्सीजन की। फिर आप यहाँ पे हेड पहले आप, फिर आप यहाँ पे ऑक्सीजन को यहाँ पे मतलब देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कितने एसओ, यहाँ पे SO3 है, यहाँ पे SO4 है, यानी 3 ऑक्सीजन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे पहले आपको ऑक्सीजन में कंप्लीट करना है। यहाँ पे इस साइड 4 है, यहाँ पे इस साइड 3 है, तो पहले आपको इस साइड एक और ऑक्सीजन लाना है। जब आपको ऑक्सीजन की मतलब बराबरी करनी होगी तो आपको इसका ऐड करना होगा, यहाँ पे आपको वाटर का ऐड करना होगा। तो मैं इस साइड इसका किसका एडिशन करूंगा, वाटर का एडिशन करूंगा। तो ऑक्सीजन के नंबर भी बराबर आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस साइड 4 ऑक्सीजन से, इसका 3 और इसका वाटर का 1 आ जाएगा, तो 4 ऑक्सीजन। और यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन से, तो यानी SO3 और ये वाली तो बराबर हो गई। अब हमें देखना है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का क्या दोनों साइड हाइड्रोजन का नंबर सेम है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ रिएक्टेंट साइड 2 हाइड्रोजन है, यहाँ तो पहले कोई भी हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे हम 2 का एडिशन करेंगे। तो जब हम 2 का एडिशन करेंगे तो क्या हो गया, ऑक्सीजन भी बराबर हो गए, सल्फर भी बराबर हो गए, हाइड्रोजन भी बराबर हो गए। इसके बाद हम किसको बैलेंस करेंगे, इसको बाद हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे इस साइड 2 माइनस चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे भी 2 माइनस चार्ज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप फिर आपको क्या करना है, जब आप चार्ज को बैलेंस करोगे, फिर आपको क्या देखना है कि आपको इसके साथ इसको बैलेंस करना है, टोटल इसके साथ। यहाँ पे आपको कितना चार्ज आया था, यहाँ पे आपको टोटल चार्ज 12, यहाँ पे आपको 6 टोटल चार्ज आया था। यहाँ पे आपके कितना चार्ज, यहाँ पे आपको टोटल 6 चार्ज आया था। यहाँ पे आपको कितना टोटल चार्ज आया था, देखो यहाँ पे मैं कैसे बताता हूँ आपको, टोटल 6 चार्ज आया था। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे इसको इसके ऊपर 3 प्लस है, यहाँ सबस्क्रिप्ट क्या है, 2 है, तो इसका साइड आपका टोटल कितना चार्ज आ रहा था, 6। यहाँ पे आपका 14 था, यहाँ पे आपको 2 था, तो 14 - 2 = 12। तो यहाँ पे हमने इसको बैलेंस किया 6 इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे भी 6 रहा, यहाँ पे भी 6 रहा। लेकिन यहाँ पे आपको कितना चार्ज मिल रहा है, यहाँ पे आपको कितना चार्ज मिल रहा है, 2 चार्ज मिल रहा है। तो अगर आपको इसका 6 है, इसका 2 है, तो किससे आप मल्टीप्लाई करोगे, ताकि दोनों रिएक्शन का दोनों रिएक्शंस का सेम चार्ज आए। इसका 6 है, इसका 2 है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 2 6। इसका भी चार्ज 3 बन गया, इसका भी चार्ज 6 बन गया, इसका भी चार्ज 6 बन गया। अब आप इसको कंबाइन करके लिखोगे। तो लास्ट में आपको यही कहूँगा, थैंक यू सो मच। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको आने वाले पेपर्स का भी ऐसे ही डिस्क्रिप्शन मिले और PS पेपर्स मिले, और उनका फिर वन शॉट भी साथ साथ मिले। तो यहाँ पे आप सारी PDF देख सकते हो कि जो भी हमने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे आज के टॉपिक जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, और यहाँ से आपको 11 मार्क्स हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।